हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी आप लोगों को लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर रही हूँ उनको देख रहे होंगे और असाइनमेंट भी कर रहे होंगे। हालांकि बीच में थोड़ा सा ढीले पड़ गए, आप लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करें तो अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करते रहें और गूगल क्लासरूम पे अपलोड साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे उसको आगे करते रहें। तो लास्ट हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बेडविन्स के बारे में। बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होने की वजह से हम इथनिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेडविन्स के, उसमें ही आपका ये एंड हो गया था। ठीक है, तो वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इनकी इथनिसिटी की अगर हम बात करें तो ये जो ट्राइब है, ये जो प्रजाति है, इसे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, उत्तरी भाग के अंदर अंजारा भी कहा जाता है। क्यों इनको अंजारा बोलते हैं? क्योंकि ये लोग जो है, ये जो अंजारा ट्राइब है मेनली ये कंट्रोल करती है वहाँ के स्टेपलैंड्स को। ठीक है, यानी कि स्टेपलैंड्स क्या होते हैं? घास के मैदान है, एक प्रकार की घास होती है जिसे स्टेपी बोला जाता है। तो इन घास के मैदानों को, जो कि एल्पीज, डमास्कस और हरुन प्लाट्यू, हरुन पठार के बीच में ये जो स्टेपलैंड्स हमें मिलते हैं, वहाँ पे इनका अधिपत्य हमें मेजर कंट्रोल इन ट्राइब्स का देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मिडल यूरोफीड्स के ईस्टर्न पार्ट्स में शेमर माउंटेन्स, शेमर की टेकरियाँ जो है, उसके दक्षिणी भाग के अंदर ये इनका जो अधिपत्य है बेडविन्स का हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो अरेबिया है, ठीक है, अरेबिया का जो डेजर्ट है, अरेबिया का जो रण है, वहीं पे उसी का ये क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एलिपो, दमास्कस और हरुन प्लेट्यू वाला क्षेत्र और मिडल यूरोफीड्स का जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग जो है, और शेमर माउंटेन्स जो है, शेमर की जो टेकरियां हैं, उसके दक्षिणी भाग के अंदर हमें मेजर इनका कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम देखें तो नियरली 20,000 जितने इनके टेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ऑलमोस्ट 500,000 जितने कैमल, ऊंट जो है, इनकी संख्या इतने, मतलब ऊंट इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले बेडविन्स या अंजारा जो ट्राइब है उनके पास हमें देखने के लिए मिलता है। एज इफ हम बात करें तो ये जो ट्राइब है, ये एक क्लोज निट ग्रुप जो है, इसका हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज्ड ये नहीं होते हैं जैसे कि हमें एस्किमोज देखने के लिए मिलते हैं, या लाप्स की हमने बात करी, तो इतने ज्यादा क्लोज नेट ये लोग नहीं होते हैं। इनके अंदर बहुत बारी आपके राइवलरी और एनिमिटी जो है, ये काफी कॉमन इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। इस वजह से इनके अंदर अलायंसेस बन रहते हैं, यानी कि इन लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर लड़ाइयाँ बहुत कॉमन चीज है, इसलिए ये लोग अपने कॉमन जो है अलायंस बना लेते हैं, यानी कि अपने कॉमन जो दोस्त हैं, ठीक है, किनको बना के रखना है ताकि ऐसी कोई युद्ध की स्थिति आए तो किसके साथ लड़ेंगे, कौन इनका साथ देगा, तो वो काफी कॉमन इनका देखने के लिए मिलता है। कई बारी तो विद इन अ ग्रुप ही एक सिंगल ट्राइब जो है वो इससे अलग होकर के एक ऑटोनोमस यूनिट बना लेता है अपना अलग ही। The largest and most important of the Anzara tribes is the Ruwala of about 3,500 tents. सबसे बड़ा जो अंजारा ट्राइब का हमें जुत्था या ग्रुप देखने के लिए मिलता है तो वो रुवाला है, जहाँ पे जिनके पास 3,500 जितने टेंट्स हैं, 3,500 जितने इनके जो टेंट है, यानी कि इतनी संख्या के अंदर इनके जो परिवार है हमें देखने के लिए मिलते हैं। They occupy the eastern part of Anzara territory and extend from the tributary villages east and the south of Damascus at the northwestern end of Siharan Depression, which they visit in the summer, to the borders of the Nefer and the northernmost oasis of the Central Arabia. इनका क्षेत्र की अगर हम बात करें, इनके टेरिटरी की बात करें, किनकी, आपका रुवाला जो है, जो कि जिनके पास 3,500 जितने टेंट्स हैं, इतना बड़ा जिनका ग्रुप है, सबसे बड़ा जो ग्रुप आपको बताया है, इनकी टेरिटरी अगर हम देखें, ये जो अंजारा ग्रुप है इसकी टेरिटरी की अगर हम बात करें तो आपका जो दमास्कस का प्लेट्यू है, दमास्कस का जो पठार है, उसका पूर्वी और दक्षिणी भाग, उसके ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिहारन डिप्रेशन है, ठीक है, यानी सिहारन एक ऊंचाई वाला
सिहारन एक निचान वाला क्षेत्र है, उसके नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी भाग का जो आखिरी भाग है वहां पे इनका हमें विस्तार देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका सिहारन डिप्रेशन वाला, यहाँ पे क्या होता है समर सीजन के अंदर यानी कि उन्हाड़े के अंदर पानी इकट्ठा होता है, पानी इनको मिलता है, तो जनरली समर सीजन में उन्हाड़े के अंदर ये लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेफर्ड और आपके सेंट्रल अरेबिया जो है, मध्य अरेबिया का नॉर्दर्न मोस्ट ओएसिस है, सबसे उत्तरी ओएसिस। ओएसिस वो होता है डेजर्ट के अंदर, रण क्षेत्र के अंदर ही जहाँ पे पानी मिले, पानी का स्रोत हो और कहते हैं जिस वजह से वहाँ पे थोड़ी वनस्पति वगैरह भी देखने के लिए मिलती है, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट ओएसिस है जो कि नेफर्ड जिसे बोलते हैं, वहां पे ये लोग समर सीजन के अंदर, गर्मियों के अंदर मुख्यतः जाते हैं। ओकेशनली दे वॉन्डर अप टू द यूफेरिट्स विलेजेस, और जनरली ये लोग जो, क्योंकि ये लोग घुमंतु प्रकार के हैं, यानी कि अपने पशुओं के लिए, अपने कैमल्स के चराई के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जाते रहते हैं। तो आपके यूफ्रेट्स जो नदी है, ठीक है, उसके नजदीक के जो विलेजेस हैं, गांव जो हैं, वहां पर इनका आना जाना जो है जनरली हमें देखने के लिए मिलता है। अब इनका सीजनल माइग्रेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, इनका सीजनल माइग्रेशन हमें किस तरीके का देखने के लिए मिलता है। तो बेडुइन्स जो है दे अडॉप्ट अ सर्कुलर पैटर्न इन देयर माइग्रेशन। ठीक है, एक सर्कुलर पैटर्न होता है, यानी कि गर्मियों के अंदर एक जगह पे क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे पानी मिल रहा है, और उसके बाद सर्दियों में वापस या बारिश के बाद वापस ये लौट आते हैं दूसरे क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे वापस वहां पे बारिश होने की वजह से वहां पे पानी उपलब्ध हो जाता है, साथ में वनस्पति वेजिटेशन जो है उसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। किस तरीके का इनका सर्कुलर पैटर्न है कि उसकी अगर हम बात करें इनके माइग्रेशन के अंदर, यानी कि ये जो स्थानांतरण करते हैं, मौसमी स्थानांतरण जो होता है, तो इन सितंबर दे लीव द विलेजेस इन द west to pass the winters, moving slowly in a scattered groups over the pastures of the Hamada. सितंबर माह के अंदर ये लोग क्या करते हैं, अपने गांव को छोड़ करके और वेस्ट पश्चिमी दिशा की तरफ मूवमेंट करते हैं, और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर स्कैटर हो जाते हैं। और मेनली जो हमाडा के पास्चर्स हैं, हमाडा एक क्षेत्र है, वहाँ के जो पास्चर्स है, वहाँ के जो घास के मैदान है, वहाँ पर ये लोग चले जाते हैं सर्दियों के अंदर, किस टाइम पे, आपके सितंबर के महीने के अंदर। फिर स्प्रिंग सीजन की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है, देयर इज अ जनरल माइग्रेशन साउथवर्ड टू द फ्रिंजेस ऑफ द सैंडी डेजर्ट ऑफ द न्यूफिड। न्यूफिड का जो डेजर्ट है, जो रण है, ठीक है, उसका दक्षिणी जो सीमा है, फ्रिंज जो है, दक्षिणी जो बाउंड्री है, वहां पर ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं स्प्रिंग सीजन के अंदर। स्प्रिंग सीजन होता है आपका जिस टाइम पे कहते हैं बारिश के बाद का जो सीजन है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये लोग यहाँ पे मूव कर जाते हैं। द हर्ड्स passes to the west and the south along the interior belt of the scattered pasture towards the oasis of Tiama, striking the north and west again in the early summer to travel along the water holes in the Siharan depression. और समर सीजन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही गर्मियां आती हैं, तब आपके ये जहाँ पे भी ओएसिस मिलेंगे, यानी ओएसिस आपको बताया मैंने पहले, जहाँ पे भी पानी का स्रोत होता है, ठीक है, तो जिसमें त्यामा के जो ओएसिस हैं वहाँ पे, इसके अलावा इसके नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो पार्ट है, उत्तरी और इसके जो पश्चिमी भाग है, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे कई सारे वाटर होल्स हैं, ठीक है, सिहारन डिप्रेशन के पास में, जहाँ पे आपको बताया सिहारन डिप्रेशन जो है, बारिश के टाइम पे वहां पे पानी जमा हो जाता है, और जो काफी लंबे समय तक पूरे साल वहां पे पानी इन लोगों को उपलब्ध रहता है, तो वहां पे ये लोग मूव कर जाते हैं जनरली। क्योंकि ये कौन सा सीजन है, समर सीजन है, उन्हाड़े का टाइम है, अब पानी की जो जरूरत है, और पानी जहाँ पे होगा वहीं पे आपके पास्चर लैंड्स मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, तो वहां पे इनका जो मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे ये लोग एक साथ एक बड़े ग्रुप के अंदर मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो एक वाइडली डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, जहाँ पे भी पानी मिल रहा है, क्योंकि एक जगह पे
बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा और उससे कहते हैं एसोसिएटेड घास के मैदान या पास्चर लैंड्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, पास्चर लैंड, क्योंकि इनको अपने या कैमल्स हैं या गोट है या शीप है, उसको चराई के लिए घास के मैदानों की तरफ, पास्चर लैंड्स की तरफ, चरा गाय के जो क्षेत्र है वहां पे जाना पड़ेगा। तो चरागाह के क्षेत्र इतने सारे एक साथ एक जगह पे नहीं होते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर वहां पे स्कैटर्ड हो जाते हैं। और कई बार ये लोग जो न्यूफोर्ड का जो डेजर्ट है, न्यूफोर्ड का जो रण है, उसके ईस्टर्न बाउंड्री तक, इसके पूर्वी जो बाउंड्री है, पूर्वी सीमा तक वहां पे ये लोग चले जाते हैं। The seasonal movements and the number of tents and the camels in any one part of the country depend upon the period and duration of the rains, which are never precisely the same in any 2 years. ये जो मैंने आपको बोला है कि किसी क्षेत्र में कितने जा रहे हैं, ठीक है, लोग जो जा रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इतने लोग ही जाएंगे। वो वेरी करता रहता है, ठीक है, कितने लोग वहां पे जा रहे हैं, कितने वो लोग वहां पे जाने के बाद अपने टेंट्स लगा रहे हैं, उनका जो ग्रुप है उसमें उनके पास कितने सारे कैमल्स हैं, कितने सारे ऊंट हैं, ठीक है, और कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने समय अवधि के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपके उन्हाड़े के समर सीजन की, ठीक है, कितने समय के लिए वो वहां पे रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे कितनी बारिश हुई होगी, पानी कितना उपलब्ध होगा, जो कि कभी फिक्स नहीं होता है। आपको हम जब इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ ही रहे थे तभी भी तुम्हें बताया था, तो हम इंडिया के लेकर के फोकस कर रहे थे, लेकिन ऑल ओवर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है अपने नेचर के अंदर। बारिश के अंदर बहुत ज्यादा विभिन्नता हमें देखने के लिए मिलती है। कोई दो सालों में एक जैसी, एक समान बरसात, एक समान बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होता। इस वजह से जैसे एक साल में कितने लोग वहां पे गए, कितना ग्रुप्स के अंदर कितने लोग गए, इनके पास कितने कैमल्स हैं, अगले साल उतने ही सेम हो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि वहां पे कितनी बारिश हुई है, चरागाह जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा उपलब्ध है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है, कितने, उस आवश्यकता के अनुसार ही वो लोग वहां पे उतने दिन तक के लिए रुकेंगे। तो ये चीजें जो है वेरी करती हैं, मतलब हर साल ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर क्षेत्र में इतने लोग जाते ही जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता, या इतने समय के लिए, इतने महीनों के लिए रहते हैं, ये सब चीजें फिक्स नहीं होती, क्योंकि डिपेंड करता है वहाँ पे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल, संसाधन जो है वो कितने वहाँ पे उपलब्ध हैं, इसके ऊपर ये चीजें निर्भर करती है। The climax of the hot season in the August and the September, when the Ruala Badwins are forced out of the pastures to the villages, is one of the parching heat. Generally हम बात करें अगस्त और सितंबर की, अगस्त और सितंबर के महीने की, तो इस टाइम पे इस टाइम तक क्या होता है कि ये लोग जो रुवाला क्षेत्र जहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है, बाडविन्स, वहाँ पे जो भी पास्चर लैंड है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है वहाँ के पशु, इनके जो कैमल्स हैं उनकी चराई के बाद। तो अब ये दे आर फोर्स, ठीक है, उस टाइम पे इनको वो क्षेत्र छोड़ करके दूसरे और जो नियर बाय रीजन है वहां पे इनको जाना ही पड़ता है। और साथ ही साथ ये वाला जो टाइम होता है आपके अगस्त और सितंबर के बाद में, तो यहाँ पे एक इस टाइम पे क्लाइमेट के अंदर, आबो हवा के अंदर भी हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इस पार्चिंग वेदर के टाइम की अगर हम बात करें तो हम इस टाइम पे देखते हैं कि गस्टी विंड्स जो है दे वाइप अप द डेंजरस सैंडस्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे एंड द रेन नेवर फॉल्स। इस टाइम पे ना बहुत ही आंधियां जो है आपके चलती हैं, ठीक है, और खास करके डस्ट स्टॉर्म्स जो है, धूल भरी आंधियां बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन बारिश नहीं होती है इस टाइम पे। तो इस वजह से जो है ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं। But in the autumn, as the heat dies away from the slight moisture is borne eastward from the Mediterranean Sea, and from October to middle of the winter, light rains are expected. उसके बाद जब ऑटम सीजन आता है, इस टाइम पे हम देखें तो धीरे धीरे गर्मी जो है वो कम होने लग जाती है, और मॉइस्चर, हवा के अंदर भेज की जो मात्रा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ने लग जाता है? क्योंकि इस टाइम हवाएं कहाँ से चलने लगती है, हवाएं आपके मेडिटेरियन सी से चलने लगती है, यानी कि भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर से हवाओं का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। इसलिए इस टाइम पे आपके हम बात करें, यानी कि अक्टूबर के महीने से लेकर के मिडल कहते हैं आपके विंटर
वाला जो है मध्य जो शालय की ऋतु है, इस टाइम पे हम देखें तो ये भूमध्य सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो कई बारी आपकी थोड़ी बारिश भी करती हैं। ठीक है, ये वही बारिश है, ठीक है, यहाँ पे जो होती है, जो कि हम इंडिया के अंदर देखते हैं, मावठू वाला बारिश आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया के अंदर भी जो मावठू बरसात होती है वो हमने डिस्कस किया ही था पेपर 2 के अंदर, कि भूमध्य सागर से जो आने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, इन हवाओं के अंदर भेज होने की वजह से ये बरसात करती हैं। सिमिलरली अरेबियन डेजर्ट के अंदर, अरेबिया का जो रण है, यहाँ पे भी विंटर सीजन के अंदर शालय के अंदर ये जो हवाएं हैं ये थोड़ी बहुत बारिश करती हैं। ठीक है, जिस वजह से फिर से आपके घास के जो मैदान है उनके डेवलपमेंट के लिए ये बेनिफिशियल रहता है। ऑटम रेन्स आर क्रिटिकल फॉर द रिवाइवल ऑफ द पेरिनल प्लांट्स। यहाँ के जो पौधे वगैरह हैं उनके उगने के लिए बारिश जो है काफी ज्यादा सहायक महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है। इफ द रेन्स आर पुअरर एंड देयर इज डेंजर ऑफ फेलिंग पास्चर, द वुमेन ऑफ द कैंप फॉर्म अ procession which goes singing a rain prayer from 10 to 10 head by the mother rain and effigy consisting of a woman's robe। जब इनको लगता है कि इस बारी सर्दियों के अंदर शालय के अंदर शायद बारिश ना हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सभी जो महिलाएं हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और वो फिर गाना गाते हुए, ठीक है, गाना किसके लिए गाते हैं? मदर रेन के लिए। ठीक है, मतलब जो बारिश की जो देवी है, ठीक है, उनके लिए गाना गाते हैं। गाना गाते हुए एक टेंट से दूसरे टेंट तक जाती है। एक तरीके से ये है कि गाना गा के जो है उनको एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक रिलीजियस ये है कि यानी कि बारिश जो है उसकी वो पूजा कर रहे हैं ताकि वो आए, क्योंकि अगर बारिश नहीं आएगी तो इनके पास्चर लैंड्स जो है वहाँ पे घास नहीं उगेगी, चरागाह के जो क्षेत्र है वहाँ पे घास नहीं उगेगी, और घास नहीं उगेगी तो इनके ये कैमल्स को या और दूसरे एनिमल्स को जो रियर कर रहे हैं, ऊँटों को जो पाल रहे हैं और जो दूसरे जानवरों का पालन कर रहे हैं, उनको खिलाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होगा। The winter season, especially December and January, is severely cold. Frost are common and the snow may fall. जनरली विंटर सीजन की बात करें, शालय की बात करें तो दिसंबर से जनवरी का जो माह होता है, दिसंबर जनवरी सबसे ठंडा माह शालय का हमें देखने के लिए मिलता है। इतना ठंडा होता है कि कई बारी आपके फ्रॉस्ट भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि सुबह के टाइम पे धुंध जो आती है उस वजह से एक बर्फ जम जाती है। ठीक है, वैसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ स्नोफॉल जो है, हिम बरसात जो है, ये भी कई बारी देखने, बहुत कॉमन नहीं है स्नोफॉल यहाँ पे, लेकिन कभी कभी जो है स्नोफॉल हिम बरसात भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। In summer season, all the vegetation withers, the land becomes desert, and the annual return to the settled lands must be made. Summer season सबसे ज्यादा मुश्किल का इनका जो समय होता है वो समर सीजन होता है, उन्हाड़े का टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये डेजर्ट है, ठीक है, और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, जिस वजह से यहाँ की जो भी वनस्पति है वो सारी वनस्पति सूख जाती है। ठीक है, तो इसके लिए इनको दूसरे जगह पे माइग्रेट करना ही पड़ता है अपने पशुओं को लेकर के। इसीलिए इनके अंदर एक ये जो सीजनल माइग्रेशन है समर से विंटर सीजन के अंदर, ये एक जो साइकिल है, ये जो चक्र है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। While camping and moving from one place to another, the requirements of the camel are taken into the consideration. Generally, जब एक जगह से दूसरे क्षेत्र में ये माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, जहाँ पे भी कैंप करते हैं, तो ध्यान रखा जाता है अपने ऊँटों की आवश्यकताओं को लेकर के कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये काफी ज्यादा ध्यान इनका रखा जाता है। The large number of tents may conglomerate around the tribal sheikh and the ruwala. Bedouins do not wander in a large bands and the tribe is but rarely united. ये आपको चीज मैंने पहले बोली, ये बहुत ज्यादा यूनाइटेड नहीं होते, एकदम क्लोज नेट ट्राइब्स इनका जो फीचर है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। जनरली जो सबसे सेंटर इनके जो टेंट्स ये लोग लगाते हैं, जैसे जिस भी जगह पे जब ये माइग्रेट होकर के स्थानांतरित होकर के जा रहे हैं, तो इनका जो हेड होगा, ठीक है, ग्रुप का जनरली शेख होता है, ठीक है, उसके कहते हैं उसका सेंटर में होता है टेंट, और उसके आजू बाजू और दूसरे टेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब ये उन अपने पशुओं के चराई के लिए या मेजरली कैमल्स के, ऊँटों के चराई के लिए जब ये स्थानांतरित करते हैं, तो एक लार्ज बैंड्स के अंदर नहीं जाते हैं, बड़े जुत्थों के अंदर, बड़े ग्रुप्स के अंदर नहीं जाते हैं, छोटे छोटे उसके अंदर जाते हैं। क्योंकि जनरली हम देखें तो ये लोग इतना ज्यादा यूनाइटेड नहीं है, इतने ज्यादा संगठित हमें नहीं देखने के लिए मिलते, जैसे कि हम एस्कीमोस की या लाप्स
जो प्रजातियां हैं उनकी बात कर रहे थे, वैसे नहीं है। इनके अंदर बहुत बारी बताया था कि ये ना पर्टिकुलर एक फैमिली ट्राइब भी जो है वो भी अलग होकर के अपना एक ऑटोनोमस यूनिट इनके अंदर बना लेता है। ये भी एक कॉमन फीचर इन लोगों का है। तो बहुत ज्यादा यूनाइटेड एक क्लोज नेट नहीं देखने के लिए मिलता है। इन लोगों के अंदर थोड़ी लड़ाइयाँ या राइवलरीज जो हैं, एनिमिटी जैसे जो फीचर्स हैं वो काफी कॉमन हमें देखने के लिए मिलते हैं। They are more widely and they are scattered over the pasture land, और बड़े क्षेत्र के अंदर इस वजह से क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा क्लोज नहीं होता, इतने ज्यादा यूनाइटेड नहीं होता, तो स्कैटर्ड तितर बितर जो है अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। मोर सिक्योर आर देयर रिसोर्सेज, और इससे एक चीज और फायदा भी होता है कि बड़े क्षेत्र के अंदर एक ही जगह पे सिर्फ नहीं रह रहे हैं टेंट लगा करके, बिखरे हुए हैं, तो उस वजह से वहां पे मिलने वाले जो संसाधन है, इनका संसाधन क्या है, इनका मेजर रिसोर्स क्या है, ठीक है। मेजर इनके रिसोर्स की बात करें तो घास के मैदान है, तो वहां पे घास के मैदान जो है, ठीक है, मेजर जो इनका रिसोर्स रीजन जो है, वहां पे ये लोग एक स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो ज्यादा इजीली उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसका कंट्रोल जो है वो ये लोग कर सकते हैं। Thus they migrate from the pasture to pasture in number of small bands of 50 or 100 each independently by seeking the grass of its own beasts. जनरली ये लोग इन जो ग्रुप जिसके अंदर ये ट्रैवल करते हैं, इनका जो ग्रुप होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 50 से 100 तक का जो ग्रुप है इनका हमें देखने के लिए मिलता है। और जिस पर्टिकुलर क्षेत्र का, जिस पर्टिकुलर एरिया के घास के मैदान को एक ग्रुप ने जा करके उसको डिमार्केट कर दिया, उसको एक तरीके से आपके उसकी बाउंड्री बना दी कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, तो वहां पे सिर्फ उसी का रहता है। दूसरे जो ग्रुप है वो जनरली अपने पशुओं को लेकर के वहां पे चराई के लिए नहीं आते हैं। ये एक उनका आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है हमें देखने के लिए मिलता है। जब भी आपके ग्रासेस अभी क्योंकि पशुओं को चरा रहे, ऐसा तो नहीं है ना हमेशा मिलता रहेगा, कभी एक टाइम होगा जब ये खत्म हो जाएंगे, तब ये दूसरे जगहों पे माइग्रेट कर जाएंगे। दूसरे जगह पे माइग्रेट करने से पहले, दूसरे जगह पे स्थानांतरित करने से पहले क्या होता है कि एक ग्रुप में से 2-3 लोगों को पहले भेजा जाता है। वो जाते हैं, जा करके सर्च आउट करते हैं कि कहाँ पे वाटर होल्स हैं, पानी के स्रोत है, घास के मैदान उपलब्ध है, तो पूरा ग्रुप जा सकता है या नहीं जा सकता है। तब ये लोग कहते जो भी फ्रेश पास्चर लैंड्स आपके अवेलेबल होते हैं, वहां पे पूरा एक जो ग्रुप है वो वहां पे चला जाता है, और वहां पे जाकर के फिर से अपना टेंट पिचिंग का जो कार्य है वो इनका हमें देखने के लिए मिलता है। इनका एनुअल माइग्रेशन हम देखें, एक साल के अंदर ये कितने दूरी तक स्थानांतरण कर लेते हैं, तो अराउंड 1000 किलोमीटर्स तक का माइग्रेशन, यानी कि 600 माइल्स तक ये लोग एक जगह से दूसरे जगह पे एक साल के अंदर अपने पशुओं को लेकर के स्थानांतरण का हमें देखने के लिए मिलता है। ये बोथ डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि 1000 किलोमीटर जाना और 1000 किलोमीटर वापस आना, इतना एक पूरा एक साल के अंदर इनका हमें देखने के लिए मिलता है। Bardwans of the northern side controls the richest pastures and have frequent access to the large towns that then more of those further south who have the smaller herds and are dependent on the small interior oases. Generally इनका बार्डविन्स के ग्रुप के अंदर देखें तो जो सबसे रिचेस्ट पास्चर हैं, सबसे अच्छे जो घास के मैदान है वो इसके उत्तरी भाग के अंदर, नॉर्दर्न एरिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक जो डोमिनेटिंग ग्रुप होता है वो नॉर्दर्न पार्ट को कंट्रोल करता है, इवन वहीं पे इनके लार्जेस्ट जो सेटलमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। जबकि इसके सदर्न पार्ट की बात करें, अगर दक्षिणी एरिया की बात करें, तो वहाँ पे स्मॉल स्मॉल हर्ड होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, जत्थे जो वो इनके हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि स्मॉल इंटीरियर ओएसिस जो होते हैं, स्मॉल आंतरिक कहते हैं, छोटे छोटे आंतरिक जो आपको पानी के स्रोत वाले जो क्षेत्र मिलेंगे वहाँ पे ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं इनकी इकोनॉमी कैसी है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा ही मेजर इनका सबसे मेजर फोकस क्या है, ऊंट है, इनके कैमल्स हैं, तो इनकी जो इकोनॉमी है वो लार्जली डिपेंड करती है कैमल्स के ऊपर। The essential virtues of the camel are that it can survive for days without water and it can store in its hump and reserve of fat on which it can survive for many days in the pastures if the pastures are dried. इनकी मेजर जो इकोनॉमी है वो which is totally dependent or surrounded around the camel, ठीक है। ऊंट इनका मुख्य आर्थिक रूप से अगर हम संसाधन देखें तो वो ऊंट है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट रीजन के अंदर जा रह रहे हैं, अरेबिया का ये रण प्रदेश है
जहाँ पे पानी की कमी रहती है। पानी की कमी रहने की वजह से इनका ये जो पशु है जिसको पालते हैं, ये बहुत इजीली 4-5 दिन तक बिना पानी के भी सरवाइव कर सकता है। हमें पता ही है ऊँटों के बारे में, आप लोग जानते ही हो कि इसका जो हम्प होता है, ठीक है, उसके अंदर ये आपका फैट को स्टोर कर सकता है, जिस की वजह से अगर इसको कुछ लंबे टाइम तक पानी अगर नहीं मिलता है ड्यूरिंग द समर सीजन, उन्हाड़े के टाइम पे पानी अगर नहीं मिलता तो भी ये सर्वाइव कर सकता है अपना वो जो फैट का जो स्टोरेज है, ठीक है, अपना चर्बी को जो वो स्टोर करते हैं अपने हम्प के अंदर, उसका यूज करके वो इजीली आपके काफी टाइम तक जीवित रह सकता है एक डेजर्ट एरिया के अंदर। If the vegetation is green and fresh, a water hole is to be visited but once in a month. Even if parched grass and the salt bushes are to be had, it can be nearly a week between the waterings. जनरली देखें तो जो भी वाटर होल्स होते हैं, ठीक है, पानी के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे घास के मैदान मिलते हैं, ये लोग एग्जैक्टली उसी जगह पे अपने टेंट नहीं लगाते हैं, उससे थोड़ा दूर जो है अपने टेंट्स को पिच करते हैं और वहां पे वो जो क्षेत्र है जहाँ पे पानी उपलब्ध है या घास के मैदान है, वहां पे महीने के अंदर एक बारी जाते हैं, ठीक है, वहां पे जो भी झाड़ियां वगैरह मिल रही हैं, जो भी घास वास मिल रही है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए। तो बिटवीन द वाटरिंग्स यानी कि एक उसको दोबारा पानी कैसे मिले, दोबारा वो उगे, ठीक है, तब तक का एक तरीके से उसको टाइम दिया जाता है। बड़ी बड़ी रेगुलर विजिट्स नहीं करते, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी रेगुलरली अपने कैमल्स को वहां पे चराने के लिए लेकर के जाएंगे तो फिर वो घास उगेगी ही नहीं वहां पे, ठीक है, क्योंकि उसको पानी मिलेगा ही नहीं। तो दोबारा डेवलप हो जाए, इसीलिए एक बारी जैसे एक रीजन में चले गए तो फिर ये दूसरे रीजन के अंदर अगले महीने में दूसरे रीजन में चले जाते हैं, उसको टाइम देते हैं एक तरीके से वहां पे जो पास्चर लैंड है उसको दोबारा डेवलप होने के लिए। तो इसी वजह से ये कोई भी एक जो वाटर होल है यानी कि पानी का जो स्रोत है या ओएसिस है, एग्जैक्टली ओएसिस में जाकर के अपने जो रहने की व्यवस्था है वो नहीं करते, अपने टेंट्स वगैरह नहीं लगाते हैं, उससे दूर थोड़ा हमें देखने के लिए मिलता है। A strong fat kettle can be coaxed into drinking as much as 60 or the 70 quarters of the water before setting out along the route on which wells are few. Camel is the fundamental source of wealth, for not only does it supply the food and the valuable materials, but it is also important marketable thing that the Bedouins have. They sold to the traders or to the peasants in the oasis market. It pays for the weapons, clothing and auxiliary food supplies that are carried into the desert. Generally हम ऊँटों की ये जो कैमल्स को जो पालते हैं, ठीक है, ये साथ ही साथ इनका एक सोर्स ऑफ वेल्थ भी है, ठीक है, यानी कि कौन कितना ज्यादा धनवान है ये डिपेंड करता है किस ग्रुप के पास कितने ज्यादा कैमल्स हैं, कितने ज्यादा ऊँट हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ सोर्स ऑफ वेल्थ ही नहीं है, साथ ही साथ इनके फूड सप्लाईज के लिए, ठीक है, और दूसरे वैल्यूएबल जो मटेरियल्स हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैमल जो है ये इनका मार्केटेबल कमोडिटी है, यानी कि ये अरेबिया के जो ओएसिस के जो मार्केट्स होते हैं, ठीक है, उन मार्केट के अंदर जाकर के अपने ऊँटों को बेच के उसके बदले में आपके ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ पे वेपन्स वगैरह जो हैं, औजार खरीदना है, फिर आपके क्लोथिंग है, कपड़े हैं, फिर ऑक्सिलरी फूड सप्लाईज है या खाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो चीजें खरीदने के लिए भी ये लोग अपने ऊँटों को मार्केट के अंदर बेचने का कार्य जो करते हैं। तो ये इनका ना एक स्टेटस का सिंबल है, किसका स्टेटस कितना ज्यादा हाई है, कौन कितना ज्यादा जो एक जुत्थे के अंदर एक ग्रुप के अंदर ऊंचे तबके पे माना जाएगा, तो वो डिपेंड करता है उसके पास कितने ज्यादा ऊँट हैं। जिसके पास जितने ज्यादा ऊँट होंगे उसका स्टेटस सिंबल उतना ही हाई कंसिडर किया जाता है, उसको सबसे ज्यादा जो है बड़ा उस ग्रुप के अंदर माना जाता है, या आप बोल सकते हो रिच जो है वो कंसिडर किया जाता है। While the rich sheikh may own 1,000 head, even the poorest herdsman endeavors to maintain a few beasts of its own. The majority of the camels are yellowish brown or grey, but the white camels are the most highly prized as they are always कॉन्स्पिशियस। जनरली जो आपको बोला ही था कि ग्रुप के अंदर जो सबसे रिचेस्ट होता है, सबसे जो अमीर या सबसे जो मुखिया होता है वो शेख होता है, ठीक है। तो एक शेख के पास अगर हम देखें तो 1000 जितने 1000 जितने कैमल्स जो हैं ऊँट देखने के लिए मिलते हैं, और सबसे गरीब से गरीब भी जो
एक ग्रुप के अंदर व्यक्ति होगा, उसके पास भी कुछ, ठीक है, ऐसा तो कहते हैं एक से ज्यादा जो है कैमल्स, ऊंट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरली कैमल्स देखे तो येलो, ब्राउन या ग्रे कलर के होते हैं, खाकी रंग के या पीले या भूरे रंग के होते हैं। लेकिन व्हाइट कैमल्स जो हैं, ठीक है, सफेद रंग के जो ऊंट हैं, वो सबसे ज्यादा हाईली प्राइस्ड हैं, सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं, सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, और उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू जो है मार्केट के अंदर की जाती है, क्योंकि दे आर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस वन। एक तरीके से सबसे जो एक अलग या डिफरेंट जो है, इनको व्हाइट कैमल्स को कंसिडर किया जाता है। Bardwin camp is usually pitched within the short distance of water supplies, most central to the wide ranges of the pastures. ये आपको बोला है कि बताया ही मैंने पहले भी, अब हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि जो भी इनके ये टेंट्स जो लगाते हैं, कैंप जो लगाते हैं, ठीक है, तो वो एकदम वाटर होल्स के पास में, पानी का जो स्रोत है, ठीक है, वहां पे नहीं लगाते हैं, उससे थोड़ा कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो पास्चर लैंड्स होते हैं उसके बीच में, सेंटर में, या उसके एक जो रेंज पूरा जो कवर करे पूरे क्षेत्र को, वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है। If the surface water is not available, wells are cleared out or the fresh ones are dug, and the water hauled up in the camel hide buckets is poured into the leather troughs. Wells of the hundreds and the more deep feet deep are found in the inner desert. जनरली अगर कहीं पे पानी की सप्लाई जो है वो अगर खत्म हो जाती है कोई होल के अंदर, तो ये लोग फ्रेश जो कुएं हैं वो भी खोदते हैं पानी निकालने के लिए, ठीक है, और फ्रेश जो कुएं हैं जिनको खोदा जाता है, तो उससे पानी निकालने के लिए आपके कैमल हाइड बकेट्स जो होते हैं, यानी कि ऊंट की चमड़ी से बने हुए जो बकेट्स होती हैं, बैग्स होती हैं, बाल्टियां जो होती हैं, उसके द्वारा उस पानी को निकालने का कार्य वहां से किया जाता है। क्योंकि ये रण है, डेजर्ट है, तो इनको बहुत ज्यादा गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं, कई बारी हंड्रेड्स ऑफ फीट डीप, करीब 100 फीट से भी नीचे कहते हैं ऊंचाई वाले जो कुएं हैं उनको भी वहां पे खोदना पड़ता है। When the pastures are close at hand, the herdsmen go out daily, each riding at the head of its own camel, singing the song he has taught them to recognize and the follow. जनरली जब एक अपने कैमल के जो ग्रुप हैं उसको ये लेकर के जाते हैं चराई के लिए, तो गाना गाते हुए जाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से क्या होता है कि उनका मेन जो हर्ड्समैन है जो लेकर के जा रहा है, तो उसकी वॉइस को, आवाज को क्या है, ऊंट जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब आप लोगों को पता ही होगा कि एनिमल्स भी, पशु भी जो होते हैं वो भी अपने मालिक की जो आवाज है उसको पहचानते हैं, तो एक तरीके से वो गाना गाते हुए इजीली उनको डायरेक्ट करते हुए आपको लेके जाते हैं, जब भी उनको चराई के लिए लेकर के जाते हैं। When the hundreds of the camels are converging onto the camp at the sundown, the herdsman's song is indispensable of the beast easily stray and wander aimlessly when lost at night. They are hobbled and the herds sleep among them. But at the closer pastures are grazed down, the herds must move farther afield and may remain away from the camp for a days and even weeks at a time. कई बारी इवन अपने पशुओं की चराई के लिए जो मेन टेंट है, ठीक है, वहां से ये चराने के लिए पशुओं को लेकर के गए दूसरी जगह पे, अंधेरा हो गया तो वापस नहीं आते, वहीं पे रुक जाते, कई बारी कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक ही वहां पर रहते हैं, वहां पे अपने जो हर्ड है यानी कि अपना जो ग्रुप है ऊंटों का, उसके साथ ही वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो और क्यों ये चीज जो मैंने बोला कि ये वॉइस रिकॉग्निशन जो है गाना गाते हुए जो जाता है, जिस वजह से इजीली अपने पशुओं को, अपने कैमल्स को जो है डायरेक्ट करते हुए और उनको दिशा विहीन नहीं होने देते हैं, वो रास्ता वगैरह नहीं लूज करें। तो ऐसा भी होता है अगर नियर बाय पास्चर्स है, अगर जो मैदान है इनके चराई के वो नजदीक ही हैं, तो दिन में जाते हैं लेकर के और चरा के रात के टाइम पे वापस आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि ये दूसरे चराई के जो क्षेत्र है वहां पे गए और कुछ दिनों तक नहीं आए या कुछ हफ्तों तक नहीं है। अगर नजदीक में है तो दिन में जाके रात में वापस आ जाते हैं, अगर थोड़ा दूर है तो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों बाद वहां पे चराई करके वापस अपने टेंट्स में अपना जो इनका रहठाण की जो व्यवस्था ये लोग करते हैं टेम्परेरी, वहां पे लोग आ जाते हैं। अब इनके फूड हैबिट्स के बारे में अगर हम देखें, फूडिंग के बारे में देखें, इनका भोजन जो है वो भी जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि इनकी अर्थव्यवस्था कैमल के अराउंड ही मेनली सराउंडेड था, ऊंट के चारों तरफ ही हमें देखने के लिए मिल रहा था।
सेम वैसे ही मिल्क के उस टर्म में हम देखेंगे। तो ये फूडिंग जो है, इनका भोजन जो है वो मुख्यतः कैमल मिल्क जो है वो मेन फूड होता है। कैमल पूरे साल तो दूध नहीं देता है, ऊँटनी जो है पूरे साल दूध नहीं देती है, लेकिन कुछ महीनों तक देती है। तो कुछ महीनों तक इनका मेन फूड जो होता है वो कैमल मिल्क होता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऊँट का जो दूध होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। तो ये लोग मुख्यतः अगर बात करें तो उसका यूज करते हैं। डेली फूड ऑफ बेडविन इज मील कुक इन द सॉर कैमल्स मिल्क टू विच ब्रेड मीट आर एडेड ओनली व्हेन द गेस्ट्स अराइव। जनरली जो है ये लोग दूध पीते हैं, ठीक है। दूध कैमल का जो मिल्क होता है वो बहुत इजीली खट्टा हो जाता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक सही नहीं रहता है। तो सॉर कैमल मिल्क जो है यानी कि खट्टा हुआ या आप बोल सकते हैं दही बना हुआ जो कैमल मिल्क है उसका ये यूज करते हैं। जनरली उसके अंदर ब्रेड डाल करके या रोटी वगैरह आप बोल सकते हो वो डाल करके उसका कंजप्शन करते हैं। लेकिन अगर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर उसके दूध के साथ मीट को भी ऐड करके उनको सर्व किया जाता है। इट इज ड्रंक फ्रेश एंड सोर एंड स्टोर्ड। जनरली फ्रेश ही जैसे दूध निकलता है वैसे ही उसका कंजप्शन कर लिया जाता है, और अगर वो खट्टा हो जाता है तो उसको स्टोर भी कर लेते हैं। बट नीदर नॉर चीज कैन बी मेड फ्रॉम इट। और इससे लेकिन इससे चीज वगैरह जो है ये जनरली नहीं बना जाता। कैमल अलोन कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैरी बर्डन्स इन द डेजर्ट। एक अच्छी चीज है कि इन लोगों को जो सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पे जब लेके जाना है, जब ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो ऊँट जो है वो काफी कहते हैं भार जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो उन्हीं का यूज करते हैं ये लोग अपना जो भी सामान है, अपने टेंट्स वगैरह, क्योंकि जब ये माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र के अंदर तो वो ले जाने के लिए उन्हीं का उपयोग ये लोग करते हैं। और क्योंकि कैमल्स ऐसे होते हैं कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक, काफी लंबे टाइम तक धीरे धीरे चलते रहते हैं। ऑलमोस्ट इनका ऑन एन एवरेज ये है कि 4 माइल्स या 1 घंटे तक धीरे धीरे मतलब चलते हुए इनको कोई कहते हैं बीच में रेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसी को एज अ आपके बर्डन को ले जाने के लिए या बोझ जो है उसको ले जाने के लिए उन्हीं का यूज किया जाता है। कैमल हेयर इज द रॉ मटेरियल फॉर द रोप्स एंड द वीविंग। और ऊँटों के जो बाल होते हैं, ठीक है, उसके जो शरीर के ऊपर से जो बाल निकलते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, जैसे कि आपको कहते हैं बकरी या घेटा के शीप्स वगैरह के देखने के लिए मिलेंगे, उतने ही होते हैं। उसका ये लोग यूज करते हैं आपके जनरली जो भी रस्सियां वगैरह बनाने के लिए, या अपने जो कपड़े हैं या कारपेट्स हैं या बैग्स हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए या बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। इवन बॉटल्स के साथ साथ आपके स्टग्स वगैरह जो हैं ये बनाने के लिए भी इसका यूज जनरली देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा कैमल्स के अलावा अगर हम देखें तो एक और इनका इम्पोर्टेंट एनिमल है जो जिसमें हमें हॉर्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये लोग घोड़ों को भी पालते हैं। घोड़ों का जो पालन है, ठीक है, वो स्विफ्ट राइड्स के लिए किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी जाने के लिए ठीक है किया जाता है। लेकिन हर कोई घोड़ों को नहीं पालता है। जिनके यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं थोड़ी कंड्यूसिव होती हैं, ठीक है, यानी कि पर्यावरणीय दशाएं बहुत ज्यादा कहते हैं डेजर्टिक रीजन्स नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरेबिया डेजर्ट की बात करें जहाँ पे घास के मैदान में मिलता है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो वहाँ के लोग ही इसको पालते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहाँ पे इनका पालन नहीं किया जाता है। घोड़ों की, हॉर्सेस की अगर हम बात करें तो हॉर्स नीड्स ग्रीन ग्रास, ग्रेन एंड मस्ट वॉन्डर्ड वंस इन अ डे, ठीक है, उनको दिन में एक बार एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना जरूरी होता है, और हरी घास उनको खाने के लिए चाहिए या ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह भी जो है वो चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि घोड़े जो हैं वो लंबे समय तक प्यासे नहीं रह सकते हैं, जैसा कि कैमल्स हैं वो 3-4 दिन तक अगर पानी नहीं मिले तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनके लिए वाटर सप्लाई जो है वो होना बहुत जरूरी है। जो ये लोग अपने साथ ही जो कैमल्स को लेकर के जाते हैं उसके साथ पानी के जो कैमल की चमड़ी से बने हुए जो बैग्स होते हैं वो पानी से भर के उसके साथ बांध करके ले करके जाते हैं, ताकि थोड़े थोड़े डिस्टेंस में उनको पानी पिलाया जा सके। In short, a horse requires more care than a child and usually gets it. और इनके जो घोड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है।
जितनी केयर इनको शायद अपने बच्चों की भी नहीं करनी पड़ती है, उतनी ज़्यादा केयर ये लोग अपने घोड़ों की करते हैं। इन द टाइम ऑफ द स्ट्रेस द बार्ले लेफ्ट इन द स्टोर बैग्स इज फेड टू द हॉर्स नॉट टू द हाउस होल्ड। और अगर स्ट्रेस टाइम हो, वो कहते हैं बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं हो, तो जो भी इनका अनाज वगैरह है, बार्ले है, जो वगैरह जो भी घर के अंदर इवन लोगों के भोजन के लिए रखा गया है, वो भी फेड कर दिया जाता है, इनको खिला दिया जाता है। क्योंकि कैमल्स के कंपैरिजन के अंदर अगर हम बात करें, हॉर्सेस की जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है और उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और ख़ास करके कोई फेस्टिवल्स, त्योहार वगैरह हो तो वहाँ पे सफ़ेद घोड़े का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। और उसकी कीमत भी अगर हम देखें, जैसे कि सफ़ेद ऊँटों की कीमत ज़्यादा होती है, वैसे ही सफ़ेद घोड़ों की कीमत जो है वो ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। A woman and the slaves of the house are expected to devote themselves to the feeding and grooming of the horses. Generally घर में हर कोई, महिलाएं वगैरह सभी जो हैं वो घोड़े का हर कोई देखभाल जो सबसे ज़्यादा की जाती है। During the winter, they must be protected from the severe cold and the summer sheltered from the heat. घोड़ों के दोनों मौसम में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में दिक्कत होती है। सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकता, विंटर्स में भी इनका ध्यान रखना पड़ता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इनको प्रॉपर शेल्टर में रखना पड़ता है, ठीक है, शेड वगैरह की व्यवस्था भी जो है इनकी करनी पड़ती है। साथ ही साथ घोड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या इनकी चोरी वोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको चोरी से बचाने के लिए भी जो है उनको एक व्यवस्था इनके लिए करनी पड़ती है। तो ये मेजर इनके इकोनॉमी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द माइग्रेशन अगर हम देखें तो कैंप साइट इज डिसाइडेड बाय द चीफ ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द किंग्समैन इन द बैंड। जो आपको मैंने बोला ही था कि ग्रुप के अंदर जो मेजर जो किंग्समैन होता है, ठीक है, यानी कि जो शेख जो होता है, जो कि सबसे रिचेस्ट या सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जब हम माइग्रेट करेंगे, स्थानांतरण करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, तो कौन से पास्चर लैंड पे अभी हम जाएंगे, ठीक है, ये एक जो निर्धारण है उनके द्वारा आपके किया जाता है। फिर टेंट्स, जब रात के टाइम पे ये लोग सोते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके जो कैमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन कौन करेगा, उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ पे कौन से लोग होंगे, ठीक है, ये सब भी शेख के द्वारा डिसाइड किया जाता है। फिर टेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे कौन लोग होंगे, तो ये सब जो है ये एक मेजर इनका इम्पोर्टेंस जो है वो एक किंग्समैन के द्वारा, शेख के द्वारा डिसाइड की जाती है। यूजुअली हम बात करें तो ये जो आपके ऊँटों की जो बाल जो है जिससे रोप्स वगैरह या फिर आपके क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये वीविंग का जो काम है, ठीक है, बुनाई का जो काम है, कपड़े वगैरह बनाने का, सिलने का जो काम है, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। द यूजुअल टेंट कवर इज जनरली इस तरीके से आप ये जो देख रहे हैं, ऐसे टेंट्स आपको देखने के लिए एक साथ क्लोज नहीं होते, ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका जो वाइड टेंट्स की बात करें तो 10 यार्ड्स जितने इनका लेंथ होता है, अराउंड 4 यार्ड्स जितने वाइड होते हैं, यानी कि 10 यार्ड्स जितनी इनकी लंबाई और इनकी चौड़ाई जो है 4 यार्ड जितनी हमें देखने के लिए मिलती है। The cover is supported by 3 or the 4 pair of the poles and head by the long ropes. Generally ये लोग 3 या 4 पिलर डाल करके फिर उसके ऊपर अपना टेंट डालते हैं, फिर उसको लंबी रोप से, ठीक है, लंबी रस्सी से जो है आगे उसको बांध दिया जाता है। टेंट्स को आपने जनरली देखा होगा, वैसे ही इन लोगों के टेंट्स होते हैं। A tent of a chief may be considered large, जो इनके ग्रुप का जो थे का जो सबसे बड़ा जो होता है, जो किंग्समैन होता है, जैसे कि शेख जो होता है, उसका सबसे बड़ा टेंट होता है। It is divided into unequal parts with the cloth. The smaller third is reserved for the owner and his guest, और एक 1/3 पार्ट जो है वो ओनर के लिए और साथ में आने वाले जो गेस्ट हैं उनके लिए प्रिजर्व किया जाता है। The larger 2/3 is being occupied by the वुमेन फॉल्क, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड द स्टोर। ये लोग साथ में ना अपने स्लेव्स भी रखते हैं, ठीक है, यानी कि नौकर जो है वो भी रखते हैं। तो बाकी जो 2/3 पार्ट है टेंट का वो होता है, वो यूज किया जाता है घर की महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्लेव्स के द्वारा, और उसी में स्टोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी सामान है उसको प्रिजर्व जो करना है, रखना है, वो हमें वहीं पे देखने के लिए मिलता है। द मेन कुकिंग हर्ड सेट बिटवीन द 3 flat stones
इज इन द वुमेन्स सेक्शन। जनरली जो 2/3 जो पार्ट है जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन और स्लेव्स वगैरह रहते हैं, वहीं पे इनका किचन बनाया जाता है। किचन कैसे बनाते हैं? 3 फ्लैट स्टोन्स को लेकर के, जो आपने देखा ही होगा, ठीक है, चूल्हा जिसको बोलते हैं गांव वगैरह में, ठीक है। तो 2 आमने सामने लगा के, एक पीछे स्टोन लगा के, ऐसे 3 फ्लैट स्टोन लगा करके जो इनका चूल्हा है, कुकिंग हर्ट जो है, वो आपके बनाया हुआ देखने के लिए मिलता है। In the tent, there is few carpets to sit and sleep upon, cotton quilts and the camel hair pillows for the warmth and the comfort. Generally, टेंट के अंदर अभी ये लोग टेंट के अंदर रहते हैं, जैसे दूसरी जगह पे जाते हैं तो चारपाइयाँ तो ऑब्वियसली नहीं होती है इन लोगों के पास। कारपेट्स नीचे लगाते हैं, कालीन लगाते हैं। कालीन आपके ऊँटों के जो बाल हैं उससे बने हुए होते हैं। इवन कॉटन क्विल्ट्स होते हैं। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दोनों ही एकदम एडवर्स कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आपके कॉटन के बने हुए जो रजाइयाँ हैं उसका उपयोग करते हैं। इवन जो ऊँट के बाल हैं उससे बने हुए पिलोज, आपके उससे बने हुए जो तकिए हैं, उनका उपयोग ये लोग जनरली अपने टेंट्स के अंदर करते हैं। As stated in the outset, camel milk, barley, dates and the mutton are the main ingredients of the Bardwan's food. मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें बार्डविन के भोजन के अंदर, तो पहले आपको बताया था कैमल्स मिल्क है, ऊँट का जो मिल्क है, उसके अलावा बार्ले है, जौ जो है ये लोग खाते हैं, ठीक है। मतलब अनाज के अंदर बात करें तो जौ खाया जाता है। इसके अलावा डेट्स हैं, खजूर जो है, इसके अलावा मटन है। ये मुख्य इनके भोजन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। Bardwans take a little food until the evening. शाम तक अगर हम देखें तो दिन के टाइम में ये लोग कम खाना खाते हैं जनरली। A lack of salt or a gulp of milk on the rising and the further drink of the milk, fresh or sour, taken about a midday, must suffice until the meat at the sundown. जनरली जब सुबह का टाइम होता है तो ये लोग दूध ही लेते हैं, या अगर फ्रेश मिल्क होता है तो ठीक है, अदरवाइज खट्टा हुआ जो दूध है उसका कंजप्शन करते हैं। मतलब मेन जो अनाज वगैरह है वो दिन के टाइम में नहीं खाया जाता है। शाम के टाइम में, सनडाउन के टाइम पे ही जो है उसका कंजप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ड्राइड डेट्स हैं, सूखे हुए आपके खजूर हैं, फिर आपके रोस्टेड ग्रेन्स हैं, अनाज वगैरह जो है उसको सुखा करके उसका यूज करते हैं। बेक्ड फ्लोर है, ठीक है, आपके जो ये अनाज है उसका बेकिंग का भी जो कार्य है इन लोगों के द्वारा किया जाता है। जनरली मीट जो है वो इनके भोजन के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन रेगुलर कंजप्शन उसका नहीं होता है। कोई भी घर में गेस्ट वगैरह जब आते हैं तभी उसका कंजप्शन किया जाता है। मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द वुमेन एंड आर टेकन इन देयर कंपनी एक्सेप्ट व्हेन द गेस्ट आर प्रेजेंट। जनरली जो है भोजन बनाने का जो काम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और सभी लोग घर के जो है एक साथ बैठ करके ही खाना खाते हैं। लेकिन अगर घर में कोई गेस्ट वगैरह आया हो तो वैसे में तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे इनकी सोसाइटी जो है वो किस तरीके की हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, थैंक यू।